हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए कहानी सियाह आवाजें अंधेरों की का अगला भाग लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानी लेकर आती रहूं तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने सुना कबीर और आशिता इस बात से डरे हुए हैं कि गौरव को खिड़की से खींचकर कौन ले गया। फिर आशिता कहती है कि वो जो भी हो वो घर के अंदर नहीं आ सकता। फिर वो पाते हैं कि अनन्या की लाश जो कि पैंट्री में रखी थी वो गायब हो गई है। उसके बाद एक बालों का गुच्छा उन्हें परेशान करने लगता है। वो भूतिया होता है। कबीर और आशिता उसी कमरे में पहुंचते हैं जहां सियाह की बुक रखी हुई है और उन्हें उसी किताब में बालों के गुच्छे की कहानी मिलती है जो कि निहारिका नाम की एक लड़की का था। कबीर उस गुच्छे के जरिए निहारिका से बातें करता है और वो मुक्त हो जाती है। उन्हें लगता है कि क्या ये घर निहारिका का था। तभी पता चलता है कि सियाह की उस किताब में अनन्या और गौरव की कहानी भी लिखी हुई है। अब आगे तो इसका मतलब जो कुछ भी इस किताब में लिखा है वो ही सच हो रहा है, आशिता ने मरे स्वर में कहा। उसने दहशत से एक बार किताब को और फिर कबीर को देखा। कबीर सर झुकाए सोचता रहा। या फिर जो कुछ भी सच है उन चीजों पर बाद में ये किताब लिखी गई है, कबीर बोला। क्या मतलब? मतलब शायद इस सियाह नाम के बंदे को पता हो निहारिका के बारे में। उसने उसकी कहानी लिख दी। ये घर निहारिका का होगा तो हमने उसके घोस्ट मतलब बालों के उस गुच्छे को देखा। और अभी तो तुम कह रहे थे कि ये घर अनन्या और गौरव का है, अब ये निहारिका का हो गया। आशिता अपनी रुलाई रोकती हुई भारी गले से बोली। कबीर भी कुछ कसमसाया। उसकी हालत वो समझ सकता था। ये बात अपनी जगह सुखाने वाली थी कि किसी किताब में लिखी हुई कहानियां उसके पात्र उनके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। कबीर, आशिता सोचती हुई बोली। कबीर ने फिर डूबते दिल के साथ उसकी तरफ देखा। मुझे लगता है ये घर इसी लेखक सियाह का है। और सियाह कहाँ है? क्या पता वही जो बाहर भटक रहा है, वो काला लंबा साया, वही सियाह हो। हाँ, हो सकता है। और मुझे लगता है वो कोई भूत है। आशिता, क्या पागलों जैसी बात कर। तो हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है बताओ। क्यों इस किताब में लिखी कहानियां हमारे इर्द गिर्द चल रही है कोई जवाब तुम्हारे पास? आशिता रोती हुई बोली। कबीर चुप रहा। वाकई उसके पास कोई जवाब नहीं था और जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो भी गले नहीं उतर रहा था। एक पल को तो कबीर ने सोचा कि उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उसका और उसकी पत्नी दोनों का ही एक साथ दिमाग खराब हो जाए ये तो मुमकिन नहीं। हो सकता है सियाह यहाँ ये सब लिख रहा हो। मैंने अपने अंकल के एक दोस्त के बारे में सुना है। वो राइटर हैं और लिखने के लिए हमेशा ऐसी ही एकांत वाली जगहों पर चले जाते हैं। तो शायद ये सियाह भी लिख रहा हो, मगर इसके साथ कोई हादसा हो गया हो। सुनो, पहले तो बंद करो इस मनहूस किताब को, क्योंकि क्या पता इसे पढ़ने से बात और बिगड़ जाए। अरे पहले कौन सा पढ़ा था इसे? वो अनन्या और गौरव नाम की मुसीबत तो खुद ही गले पड़ गई ना। और बाद में वह बालों का गुच्छा भी। ठीक है, जो भी हो, पर पढ़ने से भी क्या हो जाएगा? क्या पता हम जो पढ़े वो ही कहानी जिंदा हो जाए। बंद कर दो इसे, कबीर ने कहा। पर कबीर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम इस किताब में किसी कहानी के बारे में पहले ही पढ़ लें और जब उस कहानी से हमारा आमना सामना सच में हो तो हम इसके लिए तैयार रहें। आशिता बोली। इतनी मोटी भारी सी किताब है, पता नहीं कितनी सारी कहानियां होंगी। तुम्हें कैसे पता कि कौन सी कहानी से हमारा सामना होगा? कबीर बोला और आगे बढ़कर उसके हाथ से किताब ले ली।
उसने सरसरी निगाह उस किताब पर डाली, जल्दी जल्दी उसके पन्ने पलटे, फिर उसे बंद कर दिया। उसने उसे वापस उस मेज पर रख दिया। पता है आशिता, सच कहा था तुमने, इंसान का एक मुसीबत से तभी पीछा छूटता है जब उससे भी भारी कोई दूसरी मुसीबत आकर उसे घेर ले। मैंने ही जिद की थी इस घर में आने की, और अब मैं ही इसे छोड़कर जाना चाहता हूँ। काश मैं अब भी पैदल उस उबड़ खाबड़ सड़क पर भटक रहा होता। इस घर से तो वो भी बुरा नहीं था, कबीर बोला। आशिता खामोश रही। आशिता, हम अगर उस साये को धोखा दे पाए तो? क्या? हम उसे लालच देकर घर के पीछे बुलाएं, किसी तरह से उसे रोके रखें, फिर हम सामने से निकल जाएं तो? बिल्कुल नहीं। पता नहीं वो साया क्या चीज है, क्या कर डाले वो हमारे साथ। नहीं, अब हम शांति से बस सुबह होने का इंतजार करें, अगर कर पाए तो। कबीर बुदबुदाया। आशिता ने उसे घूर कर देखा। क्या हमारे हाथ में है कुछ? मैं भी तो सुकून से रहना चाहता हूँ ना सुबह तक, लेकिन फिर कोई नया पंगा शुरू हो जाएगा अभी इस सियाह के बच्चे का। तभी बाहर से कुछ आवाज आई। कबीर और आशिता चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। अब ये क्या था? पता नहीं, रुको मैं देखता हूं। कबीर, बाहर मत जाओ। मगर तब तक कबीर ने कमरे का दरवाजा हल्का सा खोल दिया और उससे झांकने लगा। मगर बाहर तो सब शांत था। आशिता भी उठकर आई और देखने लगी। हाँ चलो, अब एक नया रायता, वो कड़वाहट से बोली। कबीर ने उसकी तरफ देखा तो आशिता ने सामने इशारा किया। जब वो नीचे किचन में थे तो उन्हें ऊपर कुछ खटर पटर का स्वर सुनाई दिया था। आवाज कहाँ से आ रही है यह देखने के लिए वह ऊपर भी आए थे। जो बेडरूम उस किचन के ठीक ऊपर स्थित था, उन्होंने उस बेडरूम की तलाशी भी ली थी, मगर कुछ हाथ नहीं आया। फिलहाल वह देख सकते थे कि उसी बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था। यकीनन वह बस अभी अभी ही खुला था। अब क्या करें? कबीर आशिता की तरफ देखता हुआ बोला। आशिता ने गहरी सांस ली, फिर वह पैर पटकती हुई उस बेडरूम तक गई और भड़ाक से उस दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। फिर गुस्से से उस दरवाजे पर एक लात भी जड़ दी। वह मुड़ी तो कबीर हंस दिया। पता है, जब तुम ये मेरी जैसी हरकतें करती हो ना तो बड़ी क्यूट लगती हो, वो हंसते हुए बोला। जो भी हो, अब हम इग्नोर करेंगे बस, बोलकर आशिता वापस उस कुर्सी पर बैठ गई और वह किताब उठा ली। अरे यार, फिर से ये किताब, मना किया था ना। कबीर, जब हम ये किताब नहीं पढ़ रहे थे तब भी तो हमारे साथ ये सब हो ही रहा था ना। हो सकता है इसे पढ़ने से हमें कुछ रास्ता मिले, और कुछ तो कर भी नहीं सकते ना अभी फिलहाल। कबीर कुछ देर सोचता रहा, फिर वो भी आह भरता हुआ सा वहीं उसके सामने बैठ गया। कुछ पल खामोशी से बीते। फिर, यह बंदा सियाह जो कोई भी है, लिखता काफी इंटरेस्टिंग। आशिता उस किताब पर नजरें गड़ाई हुई थी। मेरे कान खराब हो गए हैं शायद, तुम इरिटेटिंग बोल रही हो और मुझे इंटरेस्टिंग सुनाई दे रहा है। कबीर कान खुजाता हुआ बोला। हाँ, तुम्हें पढ़ना पसंद ही कब था? हाँ, यह भी है, पढ़ तो नहीं पर सुन सकता हूँ, कबीर अर्थपूर्ण ढंग से बोला। आशिता ने उसकी तरफ देखा, फिर उस किताब का पन्ना पलटा। उसने एक नई कहानी शुरू की। वह एक खूबसूरत सा 2 मंजिला मकान था, शहरी चहल पहल से दूर और जंगलों के थोड़ा करीब। वो काफी दिनों से खाली पड़ा हुआ था। उसके सामने एक शानदार बगीचा था, बगल में बैडमिंटन कोर्ट और स्विमिंग पूल भी थे। घर के पीछे भी बहुत सी जगह खाली पड़ी थी, जहां अंत में कई पुराने ऊंचे पेड़ लगे हुए थे। कहीं यही घर तो नहीं था? कबीर ने मजाक में कहा और अपने चारों तरफ इशारा किया। आशिता ने उसे घूर कर देखा। आगे सुनना है कि नहीं तुम्हें? सॉरी, हाँ, फिर आगे क्या हुआ?
घर काफी दिनों से उजाड़ पड़ा हुआ था, क्योंकि उसका वर्तमान मालिक उसमें रहता नहीं था। घर के पीछे एक सर्वेंट क्वार्टर था, जहाँ एक बूढ़ा चौकीदार अपने युवा बेटे के साथ रहता था। घर का वर्तमान मालिक बूढ़े चौकीदार को उसकी तनख्वाह भिजवा दिया करता था, लेकिन मकान देखने कभी नहीं आता। बूढ़े से जितना हो पाता वो उस मकान की देखभाल करता। कुछ दिनों बाद उसका बेटा शहर में एक सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी करने लगा, लेकिन हाल ही में किसी ने उस मकान को खरीद लिया। नया मालिक बहुत शौकीन था। वो उस घर की साफ सफाई, रंग रोगन वगैरह करवा कर वहां रहने के इरादे से था। वो पति पत्नी और 4 बच्चों का परिवार था। साथ में उनकी आया भी थी, जो हमेशा साथ रहती। घर के ये नए मालिक बहुत दयालु थे। उधर बूढ़े चौकीदार को तो लग रहा था जैसे इनके आने से अब इस घर से उसका इतना पुराना साथ छूट जाएगा। पता नहीं वो उसे नौकरी पर रखेंगे या नहीं। लेकिन नए मालिक ने न सिर्फ बूढ़े की नौकरी बरकरार रखी, बल्कि योग्यता अनुसार उसके बेटे को भी काम देने का वचन दिया। अब बूढ़े का बेटा भी खुशी खुशी वहां रहने आ गया। घर बहुत बड़ा था और वहां एक केयरटेकर की जरूरत थी। चौकीदार के बेटे ने वह काम बखूबी संभाल लिया। नए मालिक और उनका परिवार उस घर में शिफ्ट हो गया और अब घर का नवीनीकरण का काम शुरू हो गया। वह लोग ऊपरी माले में रह रहे थे और ग्राउंड फ्लोर पर मरम्मत और रंगाई पुताई का काम चल रहा था। नए मालिक ने दिल खोलकर उस घर के इंटीरियर पर खर्च किया। एक दिन उस मकान के इंटीरियर डिजाइनर की नजर एक पेड़ पर पड़ी, जो कि बहुत पुराना था। वह उस घर के पीछे स्थित था। वो बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का कीमती लकड़ी का पेड़ था। उसने घर के मालिक से कहा कि यदि वह इस पेड़ को कटवा दे तो उन्हें बहुत सारी और बहुत ही उम्दा किस्म की लकड़ी मिल जाएगी, जो घर के रेनोवेशन में काम आएगी। घर के मालिक को भला क्या ऐतराज हो सकता था, लेकिन यह बात सुनकर उस बूढ़े चौकीदार की आत्मा ही कांप गई। उसने अपने मालिक के बहुत हाथ पैर जोड़े कि वह यह पेड़ ना कटवाए। बूढ़े ने बताया कि जब उसकी पत्नी जिंदा थी तो वो और उनका बेटा वहां खेला करते थे। उसका बेटा, जो तब बच्चा ही था, अपनी माँ के साथ मिलकर इस पेड़ की बहुत देखभाल करता था। कई बार तो वह सारा सारा दिन वहीं बिताते, उसके नीचे बैठकर घंटों बातें करते, उस पर झूला बांधते। आज भी उसके बेटे का उस पेड़ से बहुत गहरा जुड़ाव है। उसका बेटा आज भी इस पेड़ को बहुत चाहता है। वह मानता है कि उसकी माँ की आत्मा उस पेड़ में ही बसी हुई है। चौकीदार की बात सुनकर घर का मालिक तो सोच में पड़ गया, लेकिन उस आर्किटेक्ट को यह अपनी हेठ ही लगी। इतनी शानदार लकड़ी मिल सकती थी उसे उस पेड़ से। ऐसे में भला एक चौकीदार के कहने पर वो अपना फैसला कैसे बदल दे। उसने घर के मालिक को बहुत समझाया और वह मान गया। बूढ़े चौकीदार और उसके बेटे ने बहुत मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े, लेकिन घर का नया मालिक नहीं पिघला। बल्कि उनकी इस जिद पर उसे गुस्सा भी आने लगा। ऐसी भी क्या आफत आ गई, वो महज एक पेड़ ही तो था। उसने उन दोनों से कहा कि यदि यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहो, वरना आज और अभी से खुद को बर्खास्त समझो। चौकीदार तो रोता रहा, लेकिन उसके युवा बेटे ने आगे बढ़कर घर के मालिक को धमकी दी कि देखता हूं इस पेड़ को कैसे कटवाते हो, और वह वहां से चला गया। अगले दिन जब बढ़ई का काम करवाने वाले ठेकेदार के आदमी उस पेड़ को काटने पहुंचे तो यह देखकर सभी सदमे में आ गए कि बूढ़े चौकीदार के बेटे ने उसी पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली। नीचे वो चौकीदार बैठा बुरी तरह सुबक रहा था। चौकीदार ने रोते रोते घर के मालिक को श्राप दिया कि अब चाहे वह पेड़ कटवाए या ना कटवाए, जिस तरह उसका वंश उसके बेटे के साथ ही खत्म हो गया, उसी तरह उसका भी नाश हो जाएगा। और बूढ़े ने वही दम तोड़ दिया। सभी सदमे में थे। ऐसा कुछ हो जाने की किसी ने कल्पना भी नहीं की। घर के नए मालिक की पत्नी ने बहुत जोर देकर कहा कि वह उस पेड़ को ना कटवाए। अब उसे इस विचार से भी बहुत डर लग रहा था। मालिक ने भी उसकी बात मान ली।
उसे उम्मीद नहीं थी कि चौकीदार का बेटा ऐसा कुछ कर जाएगा। अब उसे दोनों के लिए अफसोस भी हो रहा है, मगर अब क्या, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। उन सभी लोगों को, यहाँ तक कि बूढ़े चौकीदार के परिवार को भी नहीं मालूम था कि उस पेड़ में बहुत दिनों से किसी अज्ञात शक्ति का वास है। अब तक वो सुसुप्त अवस्था में थी, लेकिन जैसे ही उस चौकीदार के बेटे ने उससे लटक कर खुद की जान दी और शक्ति जागृत हो गई, जैसे उसकी आत्मा से उस शक्ति को उसकी खुराक मिल गई हो। उस रात वो सब सोने की तैयारी कर रहे थे। घर की पहली मंजिल पर एक कमरे की खिड़की से उनके तीसरे नंबर के बच्चे ने बाहर कुछ बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। उसने अंधेरे में देखा कि उसी पेड़ से कोई लटका हुआ है। वो बिल्कुल उस चौकीदार के बेटे जैसा ही लग रहा था, कद के। अंधेरा था तो वह बस एक काले साए की तरह दिख रहा था। लाश की गर्दन एक तरफ को लटकी हुई, हाथ पैर भी बेजान से फैले हुए थे। उस बच्चे ने अपने बड़े भाई को जगाया और उसे भी वो देखने को कहा। वो दोनों ही अब खिड़की से बाहर देख रहे थे। फिर देखते ही देखते कहीं से एक धीमी चरमराने की आवाज हुई और उस लाश की लटकी हुई गर्दन सीधी हो गई। उसके हाथ पैर भी, जो बेजान होकर झूल रहे थे, हरकत में आ गए। शरीर भी कुछ सख्त हुआ। फिर उसने बड़े आराम से अपना हाथ ऊपर किया और फांसी का फंदा अपने गले से निकाल दिया। फिर जैसे हवा में तैरता हुआ नीचे आकर खड़ा हो गया। वो उस घर को ढूंढने लगा जहां उसके नए शिकार मौजूद। वो दोनों भाई मारे डर के अपने बिस्तर पर जा उठे। कुछ देर बाद ही किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ दिन बीत गए, उस घर में कोई नहीं आया। फिर काफी दिनों बाद उनका परिचित कोई उस घर में गया तो उसे घर में नए मालिक और उसके पूरे परिवार के लोगों की लाशें मिली। सब मर चुके थे और लाशें खराब हो रही थी। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला उन सबके शरीर से खून की एक एक बूंद तक जोड़ ली गई। आशिदा ने पढ़ना रोककर कबीर की तरफ देखा। कबीर ने जोर से घुरघुरी ली। मेरे सामने यदि फांसी पर लटका कोई बंदा खुद से अपनी गर्दन खोलकर नीचे उतर आए तो मैं तो ऐसे पलट कर भागूंगा ना कि दुनिया के अंतिम छोर पर ही जाकर हो, या शायद तब भी नहीं। कबीर ने कहा, हाँ हाँ पता है, बड़े बहादुर हो तुम। आशिदा अपनी हंसी दबाती हुई बोली, हाँ मैं डरता हूँ और मुझे ये मानने में कोई शर्म भी नहीं। इंसान के बच्चे को डर तो लगता ही है, उसमें क्या है। बोलते हुए आशिदा ने किताब का पन्ना पलटा और ठिठक कर रुक गई। क्या हुआ? कबीर बोला। जब भी उसकी पत्नी गंभीर होकर ऐसे कुछ सोचने लगती उसका दिल डूब जाता था। कबीर, इस कहानी में तो नहीं लिखा कि उस पेड़ में जिस अज्ञात शक्ति का वास था वो ठीक ठीक क्या थी। अच्छा, वैसे ये सियाह का लिखने का स्टाइल लगता है। हर कहानी में वो कुछ बताता है और कुछ रीडर्स को खुद से समझने के लिए छोड़ देता है, लेकिन हिंट बराबर से देता है। इस कहानी में भी दिए हैं। बोलते हुए आशिदा कुछ डरी हुई दिखने लगी। आशु, कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चिंतित हो उठा था। देखो, उस चौकीदार के बेटे ने फांसी लगा ली, जिससे उस पेड़ में बसी उस अज्ञात शक्ति को एक तरह से बलि मिल गई। फिर शायद वो अज्ञात शक्ति उस चौकीदार के बेटे के शरीर में आ गई। चौकीदार का बेटा तो मन में आक्रोश लिए हुए ही मर गया था। तो इन दोनों चीजों का मिलन बेहद खतरनाक साबित हुआ। कैसे? उसकी लाश का फ्यूनरल नहीं हुआ था क्या? नहीं, अरे हाँ, कहानी में लिखा तो है कि उन दोनों के बाप बेटों के शरीर एक साथ रख दिए गए थे और पुलिस को खबर की गई थी। लेकिन जब तक पुलिस आई दोनों लाशें वहां से गायब हो चुकी। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कबीर कि जो शैतान, हाँ शैतान ही कहना सही होगा, वो जो पेड़ पर बसता था वो उस चौकीदार के बेटे के शरीर में आ गया। उसके जरिए उसने अपने दोषियों को सजा दी। मगर
कबीर व्यग्रता से बोला। उनके शरीर में खून का ना होना, इसका मतलब क्या हो सकता है? आशिता बोली और उठकर चहलकदमी करने लगी। तो क्या वो कोई वैम्पायर? बोलता हुआ कबीर हकलाने लगा। आशिता जल्दी से उसकी तरफ मुड़ी। हाँ कबीर, उस वृक्ष पर किसी पिशाच का ही वास था जिसे चौकीदार के बेटे ने जगा दिया। और फिर वो कहाँ गया? कबीर ने कहा। आशिता चलती हुई ठिठक कर रुक गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। फिलहाल वो हमारे घर के सामने खड़ा है, आशिता दहशत से बोली। वो अब खिड़की से बाहर देख रही थी। कबीर भी जल्दी से उठकर उसके पास आया और वो भी बाहर देखने लगा। बाहर वही काला साया खड़ा था और ऊपर सीधा उन्हीं को देख रहा। अंधेरे में उसकी आकृति का ही पता चल रहा था बस। वो दोनों खिड़की पर खड़े खड़े कांपने लगे। अब उन्हें लगभग अंदाजा हो गया था कि वो साया क्या हो सकता है। आशिता चलो यहाँ से। आशिता को पीछे खींचकर कबीर ने झट से खिड़की बंद कर दी और उस पर पर्दे भी खींच दिए। आशिता पगलाई सी जाकर एक सोफे में धंस गई और हाथ पैर बांध लिए। वो अपने आप में ही सिकुड़ गई है। हाँ कबीर, वो वैम्पायर ही है और वो भी इसी कहानी से आया है और इसीलिए वो अंदर नहीं आ पा रहा है। मैंने पढ़ा था कहीं कि वैम्पायर्स बिना परमिशन घर के अंदर नहीं आ सकते। वो तब तक अंदर नहीं आ पाएगा जब तक हम उसे अंदर ना बुलाएं, आशिता ने कहा। ठीक ठीक, तो हम उसे भूल जाते हैं, ओके? वो बाहर है ना और बिना बुलाए आएगा नहीं, तो समझो वो हमारे लिए है ही नहीं। आशिता अब शांत, डरो नहीं, ओके? कबीर ने उसे शांत कराया। हालांकि वो खुद भी बहुत घबराया हुआ लग रहा था। अनन्या और गौरव सामान्य लोग थे। निहारिका प्रेत होते हुए भी मासूम थी, लेकिन वो साया, ये ख्याल ही उनके मन में सिहरन पैदा कर रहा था कि बाहर एक खून का प्यासा वैम्पायर घूम रहा है, जिसने उनके सामने ही कुछ देर पहले गौरव का शिकार भी तो किया था। हम दरवाजा खोलेंगे ही नहीं तो कोई अंदर कैसे? कबीर बड़बड़ाए जा रहा था जब नीचे से फिर किसी के दरवाजा खटखटाए जाने की आवाज आई। दोनों ने ही चौंक कर एक दूसरे को देखा। कौन हो सकता है? आशिता बोली। होगा कोई सिरफिरा इन्हीं कहानियों में से, कबीर नफरत से बोला और उस किताब की तरफ इशारा किया। पर अगर कोई और हुआ तो? किसी को हमारी तलाश में भेजा गया हो तो? कौन आएगा हमें ढूंढने आशिता? आखिर किसे पता है कि हम यहाँ हैं? कबीर, एक बार नीचे चलते हैं, बस चलते हैं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। कबीर ने आशिता को देखा। उसकी डर के पीछे छिपी हसरत को समझ सकता था। ये सोचना ही बड़ा सुकून भरा था कि इस खतरनाक पागलपन के बीच कोई उनकी मदद के लिए आ गया। वो नीचे गए। कोई अब भी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन उनके नीचे जाते ही खटखटाने की आवाज बंद हो गई। दोनों ने कुछ इंतजार किया, मगर वो जो भी था उसने फिर दरवाजा नहीं खटखटाया। चलो अच्छा ही है, जो भी था चला गया। वैसे उम्मीद तो ना के बराबर है कि यहाँ कोई नॉर्मल बंदा आए। ये भी होगा कोई ऊटपटांग चीज, कबीर बोला। पता नहीं वो चला गया या उस वैम्पायर को उसका स्टार्टर मिल गया, आशिता रुआंसे स्वर में बोली। कबीर हाथ पकड़कर आशिता को वापस ले जाने लगा और तभी घर के पीछे का दरवाजा कोई खटखटाने लगा। वो दोनों फिर चीख पड़े। फिर आशिता ने आंखें सिकोड़ी। ये दरवाजा खटखटाने का तरीका कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा, आशिता बोली। मतलब? ऐसे तो पुलिस दरवाजा खटखटाती है ना? हाँ शायद, रुको यहीं, बोलकर कबीर दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है? कबीर ने पूछा। पुलिस, फोन आया था इस घर से, दरवाजा खोलो। बाहर से एक आधिकारिक स्वर सुनाई दिया। कबीर ने मुड़कर अपने पीछे खड़ी आशिता को देखा, जिसके चेहरे पर अब हवाइयां उड़ रही थी। कबीर जल्दी, वो चीखी, जल्दी दरवाजा खोलकर उस पुलिसमैन को अंदर बुला लो, इसके पहले कि वो वैम्पायर यहाँ आ जाए।
शायद वो अभी यहाँ नहीं है। अरे पागल हो गई हो तुम? तुम्हें कैसे मालूम कि वो पुलिस वाला असली है? उसी किताब में से कोई नमूना ना उठकर चला आ रहा हो। हाँ मैं जानती हूँ वो असली है, बोलो जल्दी, उसके पहले कि देर हो जाए। आशिका चीखी। अरे लेकिन, कबीर ने विरोध किया तो आशिका आगे बढ़ी। उसने कबीर को किनारे किया और जल्दी से दरवाजा खोल दिया। सामने एक इंस्पेक्टर था जिसने अपनी वर्दी के ऊपर जैकेट पहन रखी थी। आशिका ने जल्दी से उसे अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो उसी दरवाजे पर सर टिकाए हाँफती रही। वो एक शक्ल से ही कड़क दिखता पुलिस वाला था। उम्र कबीर जितनी ही रही होगी। उसने एक बार आशिका और एक बार कबीर की तरफ देखा, जैसे तय न कर पा रहा हो कि वो दोनों सचमुच के पागल हैं या नहीं। ये क्या हो रहा है इधर? इतनी देर से सामने का दरवाजा खटखटाए जा रहा हूँ, कोई खोलता क्यों नहीं? अरे और ये क्या? बोलते हुए वो घर में अंदर आ गया। उसने देखा कि घर के मुख्य दरवाजे के सामने बड़ा सा शोकेस रखा हुआ है। फिर उस इंस्पेक्टर ने एक सवालिया नजर कबीर पर डाली। मैं मुसीबत में हूँ, मतलब हम मुसीबत में हैं, बहुत बड़ी मुसीबत, कबीर ने कहा। इंस्पेक्टर ने देखा तब तक आशिका भी वहां आ गई थी। वो बहुत असहज लग रही थी और उसके चेहरे पर संकोच दिख रहा था। साथ ही वो नजरें झुकाए फर्श को घूरे जा रही थी। जब वो इंस्पेक्टर अंदर आया था तब वो आशिका को ठीक से देख नहीं पाया था। वहां अंधेरा भी था और बाद में आशिका दरवाजे की तरफ मुंह करके भी खड़ी हो गई थी। अभी उसने आशिका को ढंग से देखा और उसके चेहरे पर बेहद सख्त था। इंस्पेक्टर आप सुन रहे हैं? मैं कह रहा था कि हम बड़ी मुसीबत में। कबीर बोल ही रहा था जब उस इंस्पेक्टर ने उसकी बात काट दी। अब और कितनी बड़ी मुसीबत में फंसोगे? वो आशिका को देखते हुए बोला, जिसने उसकी इस बात पर दांत किटकिटाए। क्या? कबीर चकराया सा बोला। कुछ नहीं, बोलो कैसी मुसीबत? हम इस घर में फंस गए हैं। कहाँ फंसे हो? चलो मेरे साथ बाहर। आप पूरी बात सुनिए पहले, ये इतना सिंपल भी नहीं जितना नजर आ रहा है। बताओ। इंस्पेक्टर ने जानबूझकर दिखाते हुए आशिका की तरफ से पीठ फेर ली और कबीर को देखने लगा। आशिका सब समझ रही थी और वह भी उसे गुस्से से देख रही थी। कबीर अब भी उलझन में था कि ये इंस्पेक्टर असली है या कोई छलावा। जो भी हो, उसकी नीयत तो मदद करने की ही लग रही। कबीर ने बताना शुरू किया। तो हम कहीं जा रहे थे और हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? क्या मतलब कैसे? जैसे होता है वैसे ही। मेरा मतलब कार में कोई खतरनाक चीज तो नहीं थी आपके साथ? इंस्पेक्टर ने जानबूझकर पूछा और पीछे आशिका ने गुस्से से मुट्ठियां खींच ली। वो उसका इशारा समझ रही थी। नहीं नहीं, बस मैं और मेरी वाइफ। वही तो कह रहा था मैं। क्या? कुछ नहीं, आगे? हाँ तो हमारा एक्सीडेंट हुआ और हम पैदल किसी मदद की तलाश में चल पड़े। हमें ये घर दिखा और हम यहाँ आ गए और अब हम इस घर में फंस चुके हैं। अरे कैसे फंस गए हो, कुछ बताओगे भी? इंस्पेक्टर झुंझलाए स्वर में बोला। वो बाहर वो। कबीर हकलाता हुआ बोला और आशिका की तरफ देखा। कैसे बताता इंस्पेक्टर को कि वो किस चीज में फंस गए थे? सब बेहद अजीब। बाहर कोई है? आशिका आगे आती हुई बेहद औपचारिकता से बोली। कौन? इंस्पेक्टर ने जानबूझकर आशिका को नजरअंदाज करते हुए फिर कबीर से ही पूछा। पता नहीं, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। उसने एक बंदे को हमारे सामने ही मार दिया। बोला। क्या? यहाँ कोई और भी था? इंस्पेक्टर आंखें से खोलता हुआ बोला। हाँ शायद, हमारी तरह ये कपल भटकता हुआ यहाँ आ गया था। कबीर झूठ बोला, जबकि वो जानता था कि वो कपल यानी कि गौरव और अनन्या उस किताब की कहानी के किरदार थे। क्या बकवास है? ये कौन घूम रहा है बाहर? बिल्कुल वह इंस्पेक्टर दरवाजे की तरफ बढ़ा। कबीर जल्दी से उसके सामने आ गया। नहीं देखिए, एक बार सोच लीजिए। जानता हूँ सुनने में ये बड़ा अजीब लगता है, मगर यही सच है। लेकिन वो बहुत खतरनाक चीज है। वो अपने आप अंदर नहीं आएगी, लेकिन आपने बुलाया तो वो जरूर अंदर आ जाएगा। वो अंदर आया या हम बाहर गए तो उससे बच नहीं पाएंगे। कबीर ने जल्दी से कहा।
इंस्पेक्टर ने उसे घूर कर देखा। तुमने कहानियां सुनाने को बुलाया है मुझे यहाँ? अरे मैं भी तो अभी बाहर से ही चला आ रहा हूँ। मुझे तो कोई भी नहीं मिला बाहर। मुझे नहीं मिला, मेरा जूनियर बैठा है बाहर जीप में। और फिर आगे जो भी कुछ हुआ उसके चलते इंस्पेक्टर की बाकी की बातें गले में ही अटक कर रह गई। जिस टूटी खिड़की से वह काला साया गौरव को खींच कर ले गया था, उसी टूटी खिड़की से एक शरीर अंदर आकर गिरा। धम की एक तेज आवाज हुई और सभी की चीख निकल गई। वह क्या था? क्या हुआ? ये कौन है? ये कहां से आया? कबीर और आशिता बहुत डरे हुए थे, लेकिन वह इंस्पेक्टर सामने पड़े शरीर को घूर रहा था, जिसे शायद वह पहचानता था। वह धीरे से पास गया और उस शरीर को सीधा किया ताकि उसका चेहरा देख सके। वह उसका सब इंस्पेक्टर था, जो बाहर गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसके गले का बाएं तरफ का एक हिस्सा उधड़ा हुआ सा था और पूरी तरह खून से लटका। इंस्पेक्टर ने सामने खिड़की से बाहर देखा और उसे एहसास हुआ कि बाहर एक काली आकृति खड़ी थी। आशिता और कबीर भी डर से कूदते हुए आगे आए। ये वही है। कबीर झुककर इंस्पेक्टर के कान में लगा। इंस्पेक्टर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस बुत बना सामने खिड़की से बाहर घूरता रहा। कबीर और आशिता को भी एहसास था कि वो साया अभी गया नहीं है, बल्कि खिड़की के बाहर ही खड़ा है। और उन्होंने उसे अच्छी तरह देखा तो नहीं था, मगर उस वक्त दो अनजान क्रूर नजरें खुद पर चुभती हुई महसूस हो रही। इंस्पेक्टर ने अपनी गन निकाल ली और धीरे से खिड़की की तरफ बढ़ा। नहीं, उसके पास मत जाइए, वो खिड़की से भी हमला कर देगा। कबीर पीछे से चेतावनी भरे स्वर में बोला। इंस्पेक्टर पूरा चौकन्ना था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। कबीर और आशिता भी उसके पास आ गए। वो सब बाहर देखने लगे। उस टूटी खिड़की से बाहर कुछ ही फुट की दूरी पर लंबा साया था। अंधेरे में बस किसी काली परछाई सा दिख रहा था। तभी जोर की बिजली कड़की सबकी सिसकारियां सुनाई दी। बिजली कड़कने से हुई उस एक पल की रोशनी में वो बिल्कुल साफ दिखाई दिया था। पूरा शरीर हल्का पीलापन लिए सफेद था। सुर्ख लाल आंखों की पुतलियां, कोने के नुकीले दांत, होठों पर लगा ताजा रक्त जिसे वो बार बार चाट रहा था। इंस्पेक्टर उसे ऐसी नजरों से घूरे जा रहा था मानो जो दिख रहा है उस पर यकीन न कर पा रहा हो। दूसरी तरफ कबीर और आशिता के चेहरे से तो वैसे ही खून निचुड़ गया ऐसा लग रहा है, वो जैसे भय से सफेद हो गए थे। तभी एक और बार बिजली चमकी और पलक झपकते ही साया गायब हो चुका था। क्या था बेटू? इंस्पेक्टर खुद में बड़बड़ाया। वो अभी उस टूटी खिड़की को देखे जा रहा था। वैम्पायर, कबीर हकलाता हुआ बोला। इंस्पेक्टर ने पलटकर उसे घूरा, फिर अफसोस के साथ अपने सब इंस्पेक्टर को देखा जिसे उस पिशाच ने मार डाला था। ये सेफ नहीं, मतलब इसका इस तरह पड़े रहना, कहीं ये भी वैम्पायर बन गया तो? आशिता उस लाश की तरफ इशारा करती हुई बोली। इंस्पेक्टर ने उसे घूर कर देखा। क्या कुछ गलत कहा मैंने? ऐसा होता है फिल्मों में। वो कंधे उचकाती हुई बोली, लेकिन सबको लगा वो ठीक ही बोल रही है। उन सबने उस लाश को एक कमरे में बंद कर दिया। अरे यार, फोन क्यों नहीं लग रहा? कुछ देर बाद इंस्पेक्टर अपने मोबाइल को देखता हुआ खींचा। यहाँ नेटवर्क नहीं है। पुलिस को कैसे फोन किया था? इंस्पेक्टर ने पूछा। जवाब में आशिता ने कोने में रखे लैंडलाइन की तरफ इशारा कर दिया। इंस्पेक्टर ने जाकर उसे देखा। ये तो डेड है। पता नहीं, तब तो शायद लग गया था, वरना आप कैसे आते? वो फिर लापरवाही से बोली। उस इंस्पेक्टर ने कुछ देर तो सब कुछ आजमा कर देखा। अपना मोबाइल, उससे कॉल किया, लैंडलाइन फोन को कई बार खड़काया, खिड़की से बाहर झांक कर देखा। धीरे धीरे उस पर भी वही कोफ्त हावी होने लगी जो इतनी देर से कबीर और आशिता झेल रहे। साला क्या तिलिस्म है ये, और मुझे ये किस चीज में फंसा दिया तुम लोगों ने? वो खींचता हुआ बोला। फंसा दिया? अरे ड्यूटी है आपकी,
लोगों की मदद करना, सुरक्षा करना और खून चूसने वाले शैतान से निपटना, ये भी। अरे हमने तो बस पुलिस को फोन किया था कि, तो सारी बात भी बतानी चाहिए थी ना। पुलिस के पास कोई अलादीन का चिराग है जो, अच्छा नहीं है क्या? अचानक बहस में शामिल होती हुई आशिता बोली। वो बहुत देर से खुद को जब्त की हुई थी, मगर अब उससे रहा नहीं गया। इंस्पेक्टर उसे घूरने लगा। पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, पुलिस ये पुलिस वो, अब दिखाओ ना कमाल मिस्टर सुपर कॉप। वो ताना मारती हुई बोली। कबीर उसका मुंह देखने लगा। ये आशिता इस पुलिस वाले से किस तरह बात कर रही? तुम चाहती हो मैं तुम्हारे पति के सामने वो सब बोलूं? इंस्पेक्टर भी उसी लहजे में बोला। तुम्हारे पास है ही क्या बोलने को? मैं बस ये कह रही हूँ कि जिस पुलिस की नौकरी के चलते तुमने सब कुछ ताक पर रख दिया, उस पर खरा उतर कर तो दिखाओ। आशिता तुम, तो कुछ बोलने को हुआ मगर कबीर के चेहरे के भाव को देखकर चुप हो गया। कबीर अब बारी बारी से उन दोनों को ही देख रहा था और शायद मामला उसकी समझ में आ रहा था। ये सदमा भी सियाह की किताब में लिखे किसी किस्से से कम न था। आशिता तुम ये सब, वो फुसफुसाता हुआ बोला। वॉशरूम कहाँ है? शायद उधर, मैं आता हूँ। बोलकर वो इंस्पेक्टर वहां से चला गया। उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था। कबीर आशिता के पास आया। तो इसलिए तुम जानती थी कि वो असली पुलिस वाला है, कोई छलावा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा एक्स, यही कहना चाह रहे हो? आशिता सीधे सीधे बोली। कबीर मुंह फाड़े देखता रहा। उसका नाम वेद है, कॉलेज में मेरे साथ था। हाँ मुझे पसंद था, लेकिन उसका पहला प्यार उसका करियर था। उसके पापा पुलिस की नौकरी में थे और अब वो भी यही चाहता था। कई बार बहस हुई हमारी कि वो कई अच्छी जॉब को छोड़ता जा रहा है, और एक बार बात बढ़ती गई। बस एक दिन हम अलग हो गए, इतना ही। बस? हाँ बाबा बस, बोलकर पानी लेने वो रसोई में चली गई। पीछे खड़े कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर खुश हो कि उन दोनों के अलावा कोई तीसरा सामान्य बंदा भी वहां मौजूद था, वो भी पुलिस इंस्पेक्टर, या फिर इस बात पर सर पीटे कि वो उसकी पत्नी का एक्स था। तभी वो एक झटके से अपनी सोच से बाहर आ गया जब उसे रसोई से आशिता की चीख सुनाई दी। कबीर! दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आ रही हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।